हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पीएचडी उपाधि के लिए शोध प्रस्ताव कैसे लिखें। तो इस वीडियो लेक्चर में हम दो भागों में बातचीत करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए या फिर इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, और दूसरे भाग पर हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रस्ताव कैसे लिखे जाते हैं, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये सिनॉप्सिस मैं अपनी खुद प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि जब आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में लिखना पड़ता है पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रस्ताव, फिर उसको अंग्रेजी में लिखना होता है। इसके बाद अपना आप विषय लिखते हैं। ये है आपका फ्रंट पेज, जो कि सामने का पेज है, उस पर आपको ये सारी चीजें लिखनी है। पहले आप अपना विषय लिखेंगे, जो भी आपने विषय निर्धारित किया है उसको हिंदी में, फिर उसका रोमन लिपि में लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर इसके बाद उसका अनुवाद करेंगे। तो तीन तरीके से आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम लिखा जा रहा है, पहले हिंदी में, फिर रोमन में, फिर उसका अनुवाद किया जा रहा है। जैसे जो मेरा टॉपिक था पीएचडी का, अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन, तो ये हिंदी में लिखा गया देवनागरी लिपि में। इसके बाद हमने रोमन लिपि में लिखा अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन। फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द क्रिटिकल वर्क ऑफ अज्ञेय एंड मुक्तिबोध। तो इस तरीके से आप जब भी हम फ्रंट पेज तैयार करते हैं तो ये क्रम है कि कैसे कौन चीज कहाँ पर लिखी जानी चाहिए। ये जो मेरी सिनॉप्सिस रही है कंफर्मेशन के बाद लिखी गई है, यानी कि टॉपिक कंफर्म हो गया और मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, इसके बाद का। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी केवल इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस तैयार कर रहा है तो जो जिस विश्वविद्यालय के लिए तैयार कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखना होगा यह शोध प्रस्ताव पीएचडी मौखिकी के लिए है। यहाँ पर जैसे मैंने अपने सर का नाम लिखा, अपने शोध निर्देशक का नाम लिख दिया था कि उनके परामर्श से तैयार किया गया है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइवा देने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे यह शोध प्रस्ताव पीएचडी मौखिकी के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। क्योंकि आप अभी पीएचडी मौखिकी के लिए जा रहे हैं, और जब आप पीएचडी का इंटरव्यू दे देंगे और जिस टॉपिक को लेकर गए हैं, जरूरी नहीं है कि उसी पर आगे आप काम करेंगे। वो केवल एक आपकी प्रस्तुति के लिए होता है, बाद में आप अपना टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। तो कैसे तैयार करना है ये धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर शोध निर्देशक और शोधार्थी का नाम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शोध निर्देशक का भी नाम नहीं लिखना होगा। यहाँ पर बस लिखना होगा आपको प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे क्योंकि अभी आप अपनी सिनॉप्सिस को वाइवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और जिस भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जेएनयू का लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय का लोगो लगा सकते हैं जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप जेएनयू में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जेएनयू का लोगो लगाएंगे, डीयू में जा रहे हैं तो डीयू का लगा देंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में जा रहे हैं तो वहां का लगा देंगे, ठीक है। हैदराबाद विश्वविद्यालय का देने जा रहे हैं तो वहां का लगा सकते हैं। इसके बाद आप बीएचयू का देना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जहाँ का भी आप पीएचडी वाइवा देना चाहते हैं वहां का आप लगा सकते हैं। फॉर्मेट सबका लगभग एक होता है, और नीचे उसका पूरा नाम, आप विश्वविद्यालय का पूरा नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भारतीय भाषा केंद्र भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस का फ्रंट पेज है। कई विद्यार्थी कमेंट्स कर कर पूछते हैं कि क्या इसको हाथ से लिखकर जमा करना चाहिए या फिर टाइप करना चाहिए। तो क्योंकि आज का जमाना बदल गया है, इसलिए आपको टाइप करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग और हैंड राइटिंग दोनों में क्या होता है, प्रभाव का अंतर होता है। टाइपिंग करके ले जाएंगे तो अलग प्रभाव होगा,
और हैंड राइटिंग में लिख कर ले जाएंगे तो उसका अलग प्रभाव। तो उम्मीद है कि फ्रंट पेज आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। पहले अपने पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रस्ताव को लिखना है, फिर सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी लिखना है, टॉपिक लिखना है। टॉपिक 3 तरीके से लिखना है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और ट्रांसलेशन के तौर पर। और मौखिकी के लिए तैयार किया गया ये लिखना है। फिर प्रस्तुतकर्ता लिखना है, अपना नाम लिखना है, और फिर विश्वविद्यालय का लोगो इत्यादि बनाना है तो बना सकते हैं। अब किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है हमें, उस पर एक नजर हम डालते हैं। पहले आपको परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अभी पॉइंट मैं देख लेता हूँ, फिर इस पे विस्तार से बात करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखना है पहला पॉइंट, आप लोग नोट करते जाइए। दूसरा पॉइंट लिखना है विषय क्षेत्र उद्देश्य एवं संभावनाएं, ठीक है। विषय क्षेत्र उद्देश्य एवं संभावनाएं, इसको अंग्रेजी में लिखिए एरिया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आपका है तीसरा जो पॉइंट है वो है, तीसरा पॉइंट इसको आप नोट करते जाइए, शोध की वर्तमान स्थिति। शोध की वर्तमान स्थिति, एग्जिस्टिंग रिसर्च इन द एरिया। जिस शोध को आप करने जा रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आप अवगत हैं, आपको पता है कि जिस पर मैं शोध करने जा रहा हूं उस पर ऑलरेडी काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करते जाइए। फिर इसके बाद आपको लिखना है वर्तमान साहित्य का सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो भी आपने देखा कि रिसर्च हुए हैं तो क्या उन रिसर्चों का आपने सर्वेक्षण किया, मूल्यांकन किया, उनको उलट पलट कर देखा है, या फिर किस टॉपिक पर लिखे गए हैं, आपका टॉपिक कैसा है, उससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो सर्वेक्षण एक बार करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज पर रिसर्च करने जाते हैं, खोज करने जाते हैं, तो सर्वेक्षण जरूरी है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत शोध कार्य में नवीनता, व्हाट इज न्यू इन दिस रिसर्च, यानी कि जिस शोध कार्य को आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नई है, क्या उसमें नवीनता, क्या जरूरत पड़ी इस विषय पर आपको शोध करने की, तो उसको आप बताएंगे पूरा। अभी पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप सर्कुलर देखेंगे पीएचडी का तो वो सब इंग्लिश में लिखा रहता है, यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे कि आधार सामग्री क्या है आपकी, जिसको कि प्राइमरी सोर्सेज कहा जाता है। जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी में आलोचनात्मक किताबें आ जाती हैं और जो भी आप मैटर अलग से पढ़ते हैं वो सब सेकेंडरी में आ जाता है। प्राइमरी में जो बेस है, जिसको आधार बनाकर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, वो प्राइमरी हो गया। चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, उपन्यास का क्षेत्र हो, कहानी, आलोचना, निबंध, नाटक, जिसमें भी आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको आधार सामग्री यानी कि प्राइमरी सोर्सेज दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने अग्गे पर किया है तो आप देख रहे हैं कि लगातार अग्गे पे करीब 14-15 किताबें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। फिर मुक्तिबोध पर ये, क्योंकि आपने टॉपिक देखा होगा तुलनात्मक है, तो दोनों की जो आधार किताबें रही हैं जिनको पढ़कर मुझे दोनों में तुलना करना था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही आपके एक तरीके से रिसर्च का रोड मैप है कि आपने प्राकल्पना जो की है, हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बातचीत के दौरान अपने मित्रों के बीच में कि उसकी हाइपोथेसिस ही गलत है, यानी कि उसकी प्राकल्पना ही गलत है या फिर उसकी हाइपोथेसिस बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, आपके रिसर्च का एक तरीके से ऋण कहा जा सकता है कि आपने कल्पना जो की है कि अपने रिसर्च को आप किन किन पॉइंट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आपको 1 2 3 4 इस तरीके से पॉइंट देना पड़ेगा, या फिर कोई प्रतीकात्मक चिन्ह लगाकर भी आप कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अपने रिसर्च को कैसे पूरा करेंगे इसमें आप बताएंगे, ठीक है। इसलिए कई विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और वो चाहते हैं कि सिनॉप्सिस 1-2 घंटे में बन जाए, लेकिन जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो हमारे सर कहा करते थे कि अगर आप पीएचडी की सिनॉप्सिस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 50% आपने अपनी पीएचडी कर ली। अगर सिनॉप्सिस ही आपका क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर आप भले एडमिशन ले लिए हैं, टॉपिक निर्धारित कर लिए हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। आप बार बार परेशान होंगे कि कैसे लिखें, क्योंकि पीएचडी लिखना बहुत आसान चीज नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि 2-2 3-3 लाइन लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें।
ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाइपोथेसिस आपकी प्रकल्पना एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर कब होगी? जब आप पढ़कर सिनॉप्सिस को लिखेंगे तब। ठीक है, अगर किसी से आप लिखवा लिए हैं और किसी के ऊपर परजीवी टाइप का आप हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आत्मनिर्भरता के साथ इसको बनाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई मुझसे पूछने आता है तो मैं पहले उसको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और कम से कम 2 से 3 महीने लगाकर सिनॉप्सिस तैयार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला जो पॉइंट है कि शोध प्रविधि, पद्धति, तकनीक, रिसर्च मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक। क्या आप प्रयोग करेंगे जब आप शोध करने जाएंगे? तो कौन सी मेथड को अपनाएंगे, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, शोध पद्धति, तो किस तकनीकी का प्रयोग करेंगे? तो कई ज्यादातर ये होता है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अंतर अनुशासनिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये 2-3 पद्धतियां हैं जिस पर ज्यादातर होते हैं। अभी आप पॉइंट नोट करते जाइए, फिर आगे हम और बात करेंगे। हाइपोथेसिस के बाद आप देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आ रही है वो है प्रस्तावित अध्याय योजना। यानी कि जिस शोध प्रस्ताव को आप लेकर गए हुए हैं कि मैं इस पर पीएचडी करूंगा, उसमें आपने प्रस्तावित अध्याय योजना जोड़ा। यानी कि आपने टेंटेटिव चैप्टराइजेशन किया है कि अगर मुझे इस विषय पर काम करने का मौका मिलता है तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो जिसमें आपको पहले लिखना है भूमिका, फिर प्रस्तावना, और कम से कम 5 अध्यायों में पीएचडी का चैप्टर होता है, कम से कम। ठीक है, और कई लोग 5 से ज्यादा भी कर देते हैं, तो उनका जो रिसर्च वर्क है काफी मोटा हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी टॉपिक निर्धारित करें उसमें कम से कम 5 और अधिकतम 7 भी हो सकता है। ठीक है, कई लोगों के तो 3 भी हो जाते हैं। तो 3 अक्सर हमने देखा कि एमफिल के दौरान होते थे, लेकिन पीएचडी में आपके कम से कम 5 चैप्टर होने चाहिए। तो भूमिका, प्रस्तावना, ये शुरुआत में एक ये कंपल्सरी टाइप का है। इसके बाद प्रथम अध्याय शुरू होता है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। जैसे मेरे में षष्ठम अध्याय, 6 अध्याय थे। हालांकि शुरू में 5 अध्याय थे, लेकिन बाद में 1 अध्याय और जोड़ना पड़ा। तो आप देखेंगे कि सिनॉप्सिस कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बार लिख दिए तो वो फाइनल है। उसमें पीएचडी जमा करने तक पहले भी हल्का फुल्का संशोधन हो सकता है। जब संविधान में संशोधन हो जाता है तो सिनॉप्सिस में भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर और इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये आप अर्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत से इस काम को आप कर रहे हैं। पीएचडी करना बहुत आसान नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे जो भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1-2 चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं। तो छठा अध्याय भी हमने इसमें जोड़ दिया था। और जो हमारे पीएचडी का मूल एक तरीके से देखा जाए उसका मैंने मूल्यांकन किया इसमें, अज्ञा और मुक्ति बोध के आलोचना कर। इसके बाद है उपसंहार, ये भी कंपलसरी होता है। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची दिया जाता है पूरा इसमें कि क्या क्या हमने पढ़ा था, तो लंबा चौड़ा वो हो सकता है। फिर जो हमने अध्याय विवरण किया उसका चैप्टर वाइज आउटलाइन हम देते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज पर बात करेंगे। अभी संभावित बातचीत करेंगे, हो सकता है कि इस बातचीत में कुछ जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया वही रामबाण है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि पहले अध्याय में मैं ये करूंगा। जो भी सिनॉप्सिस तैयार किया होगा विद्यार्थी, वो इस बात को अच्छे से वो समझ रहे होंगे कि दिमाग में चलता रहता है। जैसे जब मैं अज्ञा और मुक्तिबोध पर काम कर रहा था तो मुझे हर व्यक्ति अज्ञा और मुक्तिबोध नजर आ रहा था। इसके पहले जब मैं मार्कंडे पर काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि हर व्यक्ति मार्कंडे, हर कहानीकार मार्कंडे, हर जगह से मार्कंडे लिंक हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप उस विषय में एकदम रच बस गए हैं, लीन हो गए। ठीक है, जो भी पीएचडी कर रहे होंगे अपने अपने टॉपिक पर, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो सिनॉप्सिस को तैयार कर रहे होंगे वो भी मेरी बात से बहुत भली भांति सहमति कर सकते हैं कि आप सही कह रहे हैं। क्योंकि एकदम आप लीन हो जाते हैं, विषय को एकदम से जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके दिमाग में चैप्टर घूमने शुरू हो जाते हैं कि पहले चैप्टर में मैं क्या करूंगा, दूसरे चैप्टर में क्या करूंगा, तीसरे चैप्टर में क्या करूंगा, चौथे में क्या करूंगा, पांचवें में, छठवें में। और बाकी जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उपसंहार अपने आप, क्योंकि उपसंहार एक तरीके से समरी टाइप का होता है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सहायक स्रोत और संदर्भ। तो सेकेंडरी सोर्सेज या रेफरेंसेज, जो आप रेफरेंस देते हैं, तो इसमें आप बहुत सारी किताबों को अपने विषय से रिलेटेड जोड़ सकते हैं।
अच्छा, उसको लिखते समय ध्यान में रखना है कि पहले लेखक का नाम, फिर पुस्तक का नाम, फिर प्रकाशन का नाम, संस्करण का नाम, ये सब लिखना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप वाइवा देने जाएंगे तो कुछ ऐसे वहां पर टीचर्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं जो कि सेकेंडरी सोर्स रेफरेंसेस को पढ़ते हैं कि जो भी हमारे सामने शोधार्थी, भावी शोधार्थी बैठा हुआ है, वो किन किन किताबों का सहारा ले रहा है। एक तो प्राइमरी सोर्सेज हो गए, दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज हैं, तो क्या वो पढ़ रहा है और कैसे लिखा हुआ है। कई बार जब आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा आंसर देते हैं, तो लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ लोग जरूर आपके अंदर कमी बताने का प्रयास करते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें कमियां रहती हैं। तो कोई बता देगा कि आपने जो ये बुक का नाम लिखा है, ये इटैलिक, आपने जब टाइपिंग करना सीखा होगा तो इसमें इटैलिक होता है, एक सीधा सीधा होता है और एक थोड़ा तिरछा होता है, तो इसको तिरछा लिखना है। ये सब छोटी छोटी चीजें जिसको कि आपको लगेगा कि क्या फालतू चीज बताई जा रही है, लेकिन आगे चलकर जब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा तो कुछ बताया जाता है कि कैसे आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है, या फिर रिसर्च मेथोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें पूरी चीजें आपको बताई जाती हैं कि कैसे फुट नोट लेने हैं, ठीक है, और इटैलिक क्या है, इस टाइप से कैसे टाइप करना है, अपने पीएचडी के पूरे फॉर्मेट को कैसे करना है। तो कुछ टीचर्स बताते रहते हैं, जैसे जो हमें टीचर्स रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाए, वीर भारत तलवार, उन्होंने पढ़ाया था। तो वो कुछ कुछ चीजों को बताते थे कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे फुट नोट्स को लेना है, और चीजों को कैसे जोड़कर लिखना है, ये सारी चीजें वो हमारे रिसर्च मेथोलॉजी के पेपर में बताते थे। तो देख रहे हैं आपकी कुल करीब 25 पेज है। जब आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो आमतौर पर 20 से 25 पेज लोगों का हो ही जाता है, ठीक है। आप जब सेकेंडरी सोर्स में पुस्तकों का नाम, आलोचनात्मक पुस्तकों का नाम जोड़ेंगे, इसके बाद पत्र पत्रिकाओं को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस विषय पर आप काम करेंगे तो कहीं कहीं पत्र पत्रिकाओं में उनका जिक्र हुआ होगा, आप कहीं देखे होंगे, तभी उस पर काम करने के लिए सोचे होंगे। कई बार तो विशेषांक इत्यादि निकल जाते हैं, तो लोग उसी को अपना रिसर्च का एक तरीके से बेस बना लेते हैं और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट्स को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यहीं पर हैं। और देखने में ये भी आता है, सामान्य तौर पर आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे या फिर मिलेंगे, तो अगर आप क्लास में पढ़ाए हुए हैं और बाद में अगर आपने टेस्ट लिया या उनके कॉपी नोटबुक को देखा और कोई आंसर आपने देखा कि अजीब ढंग का है, तो आप पूछते हैं कि कहाँ से लिखे हो, तो तुरंत बच्चे बोल देते हैं कि गूगल से हमने लिखा हुआ है, जबकि क्लास में टीचर खूब मेहनत करके लिखवाया है। लेकिन कई बार पांडित्य प्रतिभा हमारी गूगल से भी दिखाई पड़ती है, तो वेबसाइट को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डिजिटल लाइब्रेरियां भी हैं, बहुत सारी चीजें। तो इनका जिक्र इसलिए करना है कि कई जब आप अपना रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो एक आपको सीडी बनवाना पड़ेगा, जिसमें कि प्लेगरिज्म एक वर्ड आपने सुना होगा, उसमें शुद्धता की जांच की जाती है कि आपने कितनी शुद्धता से पीएचडी अपनी की है, क्या नकल या चोरी की है या फिर मेहनत करके लिखी है, मौलिक है आपका। तो ये तो फॉर्मेट रहा। फॉर्मेट मुझे उम्मीद है कि आपने बातों ही बातों में नोट कर लिया होगा, ठीक है, और नहीं किया होगा तो पॉज करके आप बैक में जाकर नोट कर लीजिए, और इसी फॉर्मेट पर आपको बनाना है। और अब बात हम करेंगे फॉर्मेट के विस्तार पर, तो बात करेंगे, इसके साथ साथ प्रश्न कहाँ से उठते हैं। मान लीजिए कि आपने सिनॉप्सिस तैयार कर लिया और जिस भी विश्वविद्यालय का वाइवा देना चाहते हैं वहां पर आपने अपलोड कर दिया, तो एक कॉपी आपको, हार्ड कॉपी भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने पास आप रखे रहेंगे। अगर आप जेएनयू में जाते हैं, तो जेएनयू में आप जाते हैं तो वहां पर आप जब कमरे में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक चेयर पर्सन का कमरा रहता है, ठीक है। एंट्री करने से जस्ट आप दाहिने मुड़ जाएंगे तो रहेगा, तो इधर सोफा लगा रहेगा, इधर कुछ सोफा लगा रहेगा, इधर कुछ कुर्सियां लगी रहेंगी, आपकी कुर्सी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। जैसा कि मेरा वाइवा हुआ था वो मुझे याद है, उस टाइप से ही बता रहा हूँ। फिर कुछ अपना 7-8 प्रोफेसर लोग बैठे रहेंगे, ऐसे आपको देखते रहेंगे। एक दो जो चेयर पर्सन रहेंगे वो भी हो सकता है बीच में बैठे रहें, या फिर वहां पर इस तरीके का बहुत नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन आपकी कुर्सी यहाँ निश्चित रहेगी, यहाँ पर आप बैठेंगे। इसके बाद आप सिनॉप्सिस हार्ड कॉपी आप वहां पर रख सकते हैं, हालांकि आपने भले ईमेल वो किया होगा अपलोड, तो वो अलग है, लेकिन आपको हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप बैठेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका विषय क्या है, ठीक है, तो आप अपना विषय बताएंगे कि मेरा फला विषय है। आप लोगों ने अपना अपना विषय निर्धारित कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो मैंने इस पर
एक दो वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जो कि कैसे अपने टॉपिक्स को निर्धारित करें, कैसे पता करें कि मेरा जो टॉपिक है वो नया है कि पुराना है। इसके लिए भी मैंने वीडियोज बनाया है, जाकर आप खोज कर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अपना टॉपिक बताएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई टॉपिक तैयार करता है तो कुछ टॉपिक में पारिभाषिक शब्दावली होती है, ठीक है। जैसे कोई नवजागरण पर काम करना शुरू कर दिया, कोई तुलनात्मक अध्ययन पे काम कर दिया, कोई अस्मिता मूलक विमर्श पर काम कर रहा है, ठीक है। कोई भक्तिकालीन काव्य में स्त्री स्वर, स्त्री चेतना पर काम कर रहा है, कोई रीतिकालीन कविता का ऐतिहासिक मूल्यांकन कर रहा है या फिर उसकी प्रासंगिकता पर बात कर रहा है। तो टॉपिक जब आप तैयार करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा शब्द रहता है जहां से आपसे प्रश्न की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। आपको बताना पड़ता है कि नवजागरण से क्या मतलब है आपका, आप क्या समझते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का टॉपिक नवजागरण से हो, अस्मिता मूलक विमर्श से हो, ठीक है, समकालीन कविता से हो, इस टाइप से मतलब कि लगे कि इससे पूछा जा सकता है कि क्या है, तो अपने टॉपिक से ही शुरुआत कीजिए अपने क्वेश्चंस का। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे, फिर उसमें कुछ आप शब्दों का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो फिर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर देंगे, फिर उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बोल दिया कि अस्तित्ववाद, ठीक है, या फिर विखंडनवाद। तो इस तरीके के शब्दों का आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये आखिरकार है क्या। मान लीजिए आपने किसी आलोचनात्मक किताब में पढ़ लिया कि हाशिए का समाज, तो आपको पता होना चाहिए कि हाशिए का समाज क्या है, अस्मिता मूलक विमर्श क्या है, दलित विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श क्या है। ये जो पारिभाषिक शब्द हैं इनको आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे आप आंसर देना शुरू कर देंगे, उसी आंसर में से ही प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर 7-8 लोग हैं, सबके मन में अलग अलग ढंग के प्रश्न चल रहे हैं आपके टॉपिक को सुनने के बाद, ठीक है। तो एक एक करके सबका आपको जवाब देना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टीचर ने आपसे सवाल पूछा, पहले उनसे आप संवाद कीजिए, फिर अपने आंसर को बताते समय थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर नजर आप रखिए ना। ये नहीं कि केवल लगे कि एक ही व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। और जब आंसर कंप्लीट हो जाए, बीच में कई बार लोग रोक कर सवाल पूछ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस आंसर को रोककर इनका जवाब देना शुरू करें, ठीक है। जैसे ही लगे आपको कि पहले का आंसर कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप दूसरे का आंसर दीजिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी बहुत आप पढ़कर जाएंगे तो अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये तो टॉपिक से रिलेटेड हो गया। अपने टॉपिक को काफी अच्छे से आप क्लियर करके जाइए कि अगर कोई पूछेगा टॉपिक के बारे में तो मैं कैसे उसका आंसर दूंगा। अब सवाल यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन से, परिचय से। तो हो सकता है कि बस ये पूछ लिया जाए कि आप अपने टॉपिक में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप उस पर तैयार कर रहे हैं तो फिर बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबका टॉपिक अलग अलग है, सबके थॉट्स अलग अलग ढंग के हैं, तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप कैसे तैयार कर पाए उसको, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कोई टीचर या प्रोफेसर ये आपसे पूछे कि आपके विषय का, जो आपने टॉपिक चुना है, उसका विषय क्षेत्र, उद्देश्य और संभावनाएं क्या है। तो ऑलरेडी आप इन सारी चीजों को लिख चुके हैं, ठीक है, टाइप कर चुके हैं। बस उसको अपने दिमाग में आपको रखना है। ये नहीं कि आपने टाइप तो कर लिया है, लेकिन फिर आप वहां जाकर फ्लोर देखना शुरू कर दे रहे हैं, छत देख रहे हैं, इधर उधर। जैसे कई बार आंसर नहीं आता है तो लोग आंख ऊपर करके देखना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मैंने तो लिखा था, लेकिन अब क्या विषय, क्षेत्र, उद्देश्य और संभावनाएं थी। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपको पूरा कंप्लीट अपने सिनॉप्सिस को दोहरा लेना है, मतलब एकदम रहना है। आपको इतना भी याद हो जाना चाहिए कि किस पेज पर कौन सा पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो विषय, क्षेत्र, संभावनाएं में यही लिखना है कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हुए इसमें आपका उद्देश्य क्या रहा है, ये इसमें क्या संभावना थी कि आपने इस टॉपिक को चुना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 2-3 पेज इसको लिखना है। लिखने के बाद पॉइंट को अपने ध्यान में रखना है। शोध की वर्तमान स्थिति, मान लीजिए आपने लिखा है कि शोध की वर्तमान स्थिति ये है, मैंने ये शोध देखा, फला ने किया है, फला के निर्देशन में किया है, फला विश्वविद्यालय में किया है, सब कुछ आपने लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर आप बोल नहीं पा रहे। आप भूल गए कि शोध की वर्तमान स्थिति क्या है। तो 2-3 पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखिए कि जो आप शोध करने जा रहे हैं, क्या वो एकदम से नया है या उस पर काम हुआ है। आमतौर पर आप देखेंगे कोई ऐसा शोध नहीं है जिस पर कि थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल के रूप में या फिर किसी पत्रिका में कुछ छपा है। यानी कि जो भी आपने लिया है वो कहीं न कहीं से आपने प्रेरणा पाई है, तभी आप इस टॉपिक को लिए हैं। तो जब आप बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो सभी जो भी
प्राध्यापक होते हैं वो किसी न किसी रूप में पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहते हैं, और इससे नहीं जुड़े रहते हैं तो कम से कम अपने विद्यार्थियों शोधार्थियों से, क्योंकि आपसे पहले वहां पर ऑलरेडी शोधार्थी हैं, तो उस टॉपिक के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा हुई रहती है। और बाकी अनुभव बोलता है, आप कितना भी तैयारी कर जाएंगे, हमको किस चीज से डर लगता है? उन लोगों के अनुभव से डर लगता है कि इतने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं और मेरे उत्तरों से संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो कई बार ना हम अपने परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, वहां पर फिर दिक्कत होने लगती है। तो आपको अपने अभी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना है। जितना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, उतना कॉन्फिडेंस एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते समय विद्यार्थी में नहीं रहता है, शोधार्थी में नहीं रहता है। सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको अलर्ट करना है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। तो परेशान नहीं होना है। 2-3 शोध की वर्तमान स्थितियों को अपने दिमाग में आपको रख लेना है। देखिए जैसे मैंने 7-8 लिखा हुआ है और 9, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मैंने इन सबका अध्ययन किया? देखिए इसको मैंने खोजा कि जो भी मैं टॉपिक पर काम करने जा रहा हूं तो इस पे कितने काम हुए हैं, उनको एक जगह कलेक्ट किया। और ये संभव नहीं है कि सबका आप जा जाकर अध्ययन करें, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं, इतना तो आप दिखा सकते हैं कि हमने अपने रिसर्च पर जो भी निर्णय लिया काम करने का, उसको लेकर मैं अलर्ट हूँ, मैंने पता किया है कि ये भी तो आपकी एक चेतना की तरफ ही संकेत करता है। तो बस आपको ये गिना देना है कि इतने इतने काम इस पर हुए हैं। इतना बोल देंगे तो खुद आपके सामने जो भी प्रोफेसर हैं वो खुश होंगे और आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। फिर यही है वर्तमान साहित्य का सर्वेक्षण, बता देना है कि ये टॉपिक पर काम हुआ था और इसमें आलोचनात्मक तरीके से, क्योंकि टॉपिक को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है, कौन तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहा है, कौन विमर्शों पर आधारित काम किया है। यही 4-5 फैक्टर आप देखते हैं वर्तमान समय में जो भी शोध का है, तो उसको आधार बनाकर आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। या फिर चाहे तो आप 1-2 सिनॉप्सिस पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि ठीक है आपने शोध की वर्तमान स्थिति को देख लिया और जो भी उसका सर्वेक्षण कर लिया, लेकिन आप नया क्या करने जा रहे हैं? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मुझे लग रहा है कि हर विद्यार्थी से, हर शोधार्थी से पूछा ही जाता है कि आपके शोध कार्य में नवीनता क्या है, क्योंकि अनजाने में कई विद्यार्थी हैं जो कि भक्ति काल पर लेकर चले जाते हैं, मतलब कबीर पर, तुलसी पर, मीरा पर, सूरदास पर, जिन पर कि बहुत काम हो चुका है। महादेवी वर्मा पर खूब लोग लेकर जाते हैं, निराला पर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पर इतना काम हुआ है कि नवीनता खोजना बड़ा चुनौती का काम है, फिर भी लोग लेकर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके रिसर्च में क्या नवीनता, आप क्यों करना चाहते हैं? तो जो कुछ नवीनता है आपकी दृष्टि में, जो भी आप समझ रहे हैं कि ये नया हो सकता है, तो आप बताएं। अगर आप बता रहे हैं, कोई वहां से प्रोफेसर फिर बोला कि नहीं ये इस पर तो काम पहले भी हो चुका है, ठीक है, तो फिलहाल आप अपनी बातों को रखेंगे। वहां पर आपको ये नहीं होगा कि मैं गलत सिनॉप्सिस लेकर आ गया हूं क्या, क्योंकि घबराना नहीं है, अपनी बातों को रखना है कि मैं इस दृष्टि से इस पर काम करना चाहता था। क्योंकि मैंने बताया कि ये फाइनल आपका सिनॉप्सिस नहीं है, ठीक है। आपका एडमिशन हो जाता है तो ये चेंज भी हो सकता है, आप दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिफेंड करना पड़ेगा। तो नवीनता के बारे में जरूर आप चिंतन करके जाइए, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने क्यों अज्ञेय और मुक्तिबोध को लिया, तो मैंने अज्ञेय और मुक्तिबोध को इसलिए लिया कि मूल रूप से इनको कवि के रूप में देखा जाता था, और एक समय था कि रचनाकार, रचना और आलोचना, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि पाठक को जोड़ कर रखते थे। रचनाकार रचना लिख रहा है और उस रचना के बारे में आलोचक जो है अपने विचारों को दे रहा है। तो एक सामान्य पाठक सामान्य तरीके से लेता है, जब आप आलोचना पढ़ते हैं तो उसको एक अलग ढंग से लेते हैं। तो पहले ये काम चल रहा था कि आलोचक अलग, रचनाकार अलग, ठीक है। लेकिन जो अज्ञेय और मुक्तिबोध है, ये कवि के साथ साथ आलोचना भी इन्होंने करना शुरू किया, कविता के साथ आलोचना भी करना शुरू किया। तो आलोचना के पक्ष पर कम काम हुआ था, हुआ भी था तो अलग अलग हुआ था। और हिंदी आलोचना में अज्ञेय और मुक्तिबोध को अलग अलग ध्रुव का लेखक और कवि माना जाता था। लेकिन मैंने देखा कि इसमें इन लोगों में, इन दोनों आलोचकों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि समान हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनको अलग करते हैं। तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स, समानता और असमानता को ध्यान में रखते हुए हमने काम करना शुरू किया। काफी ये चैलेंजिंग काम था इन लोगों का। जितना काव्य क्षेत्र बड़ा है, काव्य संसार बड़ा है, उतना ही बड़ा इनका
आलोचना संसार भी है, इन्होंने अलग अलग संपादकीय लिखा, फिर इसके बाद किताबें भी लिखी, निबंध भी लिखे, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में खूब इन्होंने लिखा। तो सबको कलेक्ट करके जो भी किताबें आई थी उनको हमने लिया और फिर इन दोनों पर काम करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन अभी बहुत कम हुआ था, खासतौर से अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का। तो ये एक तरीके से नया था। तो इसी टाइप से आप लोग भी सोच सोच कर अपना लिखिए, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति समकालीन होता है तो वो घोर विरोधी नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ चीजों को लेकर समानता भी होती है, कुछ चीजों को लेकर असमानता भी होती है। लेकिन इन दोनों लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? साहित्य को गतिशील गति प्रदान करना, साहित्य को समृद्ध करना, भले वो रास्ते क्या हों, अलग अलग, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने भी शोध की नवीनता के बारे में कुछ विचार बना सकते हैं, क्योंकि मेन है विचार बनाना, ठीक है। इसके बाद आधार सामग्री के बारे में आप जो जो भी काम करने जाएंगे तो जो मेन किताबें होंगे उनको आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। हाँ, कई बार पूछा जा सकता है कि किन किन किताबों को आपने पढ़ा है। कई जो टीचर होते हैं पूछ देते हैं कि इसके लिए आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आप जो जो चीज पढ़े रहेंगे तुरंत उसको आप बताना शुरू कर देंगे। फिर प्राकल्पना को मैंने बताया कि आपको ध्यान में रखना है, आप टू द पॉइंट रखेंगे कि पहले चैप्टर में क्या करना है, दूसरे चैप्टर में क्या करना है, किस चैप्टर में किस विषय वस्तु को रखना है। तो ये केवल आपको प्रस्ताव करना है, ऐसा नहीं कि वो फाइनल है, ठीक है, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। इसके बाद है शोध प्रविधि का। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगे। यदि आप अपने टॉपिक में कहीं समाज इत्यादि को जोड़ रखे हैं, साहित्य और समाज, तो वहां पर समाजशास्त्री पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि तुलनात्मक पद्धति हर हर जगह होता है, क्योंकि शोध का एक पक्ष ये भी होता है कि आप किसी न किसी रूप में तुलना भी करते जाते हैं कि किस तरीके से ये अच्छा है, बुरा है, जो भी है, ठीक है, यानी कि मीमांसा करते हैं आप, तो इसमें तुलनात्मक अप्रत्यक्षता रहता ही है। और एक और इसका नाम दिया जाता है अंतर अनुशासनिक पद्धति, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड को भी आप इसमें जोड़ लेते हैं। और प्रस्तावित अध्याय योजना, कई बार वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने चैप्टर हैं आपके सिनॉप्सिस में या फिर रिसर्च में, तो आप याद करके रखिए कि कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स का क्या नाम है। ये नहीं कि आपने लिखने के लिए लिख दिया, दूसरे से सिनॉप्सिस बनवा लिया और आपको चैप्टर याद ही नहीं है, फिर आप फ्लोर देखना शुरू कर दिए, छत देखना शुरू कर दिए और फिर वहां पर हड़बड़ाने लगे। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको याद करके जाना। यहीं से सवाल पूछेंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई सवाल बहुत आपसे कठिन पूछ दिया जाए जो आप न जान पाए। सारी चीजें आपके पास हैं, बस आप कितना सचेत हैं उस चीज को लेकर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर है। फिर उन चैप्टर्स में क्या क्या है इस पर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी अध्याय आपने डिसाइड किया है, प्रस्तावित योजना, उसमें किन किन चीजों का आप उल्लेख करेंगे, क्या करेंगे रिसर्च के दौरान, ये सारी चीजें आप खुद समझ जाएंगे जब आप लिखेंगे बढ़िया से तब। इसके बाद सहायक ग्रंथों के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये सब है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिनॉप्सिस अच्छे से तैयार कर लेंगे और सिनॉप्सिस पर आधारित कैसे वाइवा में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों से भी आप परिचित हो गए होंगे, अलर्ट हो गए होंगे। वैसे तो सवाल पूछा कहाँ से जा सकता है, आपके परिचय से शुरू हो सकता है, आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय से भी शुरू हो सकता है, वहां पर कोई महान व्यक्ति होगा तो उससे भी शुरू हो सकता है कि उनके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे बातें आपके सिनॉप्सिस पर तो आएंगी ही, फिर आपके टॉपिक पर आ जाएंगे, फिर जो भी चीजों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया, बताया और आपको सतर्क किया, उनसे सवाल आएंगे ही आएंगे। और ये मुझे लग रहा है कि अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है तो 5 से 10 मिनट जाएगा, हार्डली 5 से 10 मिनट जा सकता है। और क्योंकि जब आप वाइवा में जाते हैं तो आपका एक एक सेकेंड एक एक मिनट के बराबर होता है, आपको लगता है कि मैं बहुत देर तक यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि आप 12 बजे गए थे और 12:15 पर आ रहे हैं। लेकिन वाइवा हॉल में आपको लगेगा, जहाँ पर आप रूम है, कि बहुत ज्यादा समय से मैं बैठा हूँ, ठीक है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि लोग बहुत फेंकते हुए नजर आते हैं कि मेरा 1 घंटा चला, मेरा 1.5 घंटा चला। इतना किसी के पास कहाँ समय होता है? 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये पता चल जाता है कि आपका एडमिशन यहाँ पर होने लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट बताने का मतलब मेरा ये था कि आप इतने समय के लिए अपने को एकदम जिसको बोला जाता है कि कसावट लिए हुए, भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने अच्छे से विचारों का भी
वहाँ पर प्रस्तुतिकरण कीजिए। 5 से 10 मिनट आपको बोलना है तो उतना एनर्जी के साथ रहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि जब वाइवा आप देने जाएँ तो वहाँ पर एक अलग हॉल रहता है, वहाँ पर आपकी तरह ही बहुत सारे शोधार्थी रहते हैं। उसमें कुछ बहुत बोलने वाले शोधार्थी रहते हैं, बहुत कुछ कम बोलने वाले शोधार्थी रहते हैं। तो आप अपने बोलने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने एनर्जी को बचा कर रखिए। ये नहीं कि जो चीज़ आपको वाइवा रूम में बोलना था वो आप बाहर ही बोल चुके हैं, आप थक चुके हैं और यहाँ पर आपकी सांस फूलने लगी। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब बताना मुझे ज़रूरी लगता है। बाकी सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है? तो अपने एनर्जी को बचाते हुए 5 से 10 मिनट अच्छा से एनर्जेटिक तरीके से आप अपना वाइवा दीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। निसंदेह आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये चैनल केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा आपको मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस से शेयर किया जा सकता है। तो इसलिए जुड़े रहिए। आपका जुड़ना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, प्रेरणादायक होता है। तो ऐसे ही लगातार बने रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।